नमस्कार, मैं अभिषेक उपाध्याय। आप देख रहे हैं टॉप सीक्रेट। इस समय चर्चा जोरों पर है कफ सिरप माफिया की। प्रदेश में ऐसा कहा जा रहा है कि जैसे माफिया राज सा स्थापित होता जा रहा है और सरकार हाथ पर हाथ धर करके बैठी हुई है। तो आखिर माफियाओं से टकराता कौन है? आखिर माफियाओं को अपने बस में करने की कला किसको आती है? आखिर वो दम किसके भीतर है और किसने ऐसा करके दिखाया है? और यही नाम आ रहा है बीएसपी के सुप्रीमो और यूपी की 4 बार की मुख्यमंत्री बहन मायावती का। आज जो हम बातें आपके सामने रख रहे हैं, ये एक चर्चा का हिस्सा है और ये चर्चा इस समय यूपी में सरेआम है कि अगर आज बहन जी सीएम होती थी, जितने भी बाहुबली इस तरह से विचरण कर रहे हैं, इन बाहुबलियों का क्या होता? कोडीन कफ सिरप के मामले में तब क्या एक्शन होता? और ये कहानी शुरू होती है साल 1997 से। जिस साल 1997 था, बीएसपी और बीजेपी की सरकार दूसरी बार बनी थी, बहन जी मुख्यमंत्री बनी थी। ये तय हुआ था कि 6 महीने बाद उन्हें कुर्सी छोड़ देनी है और कुर्सी बीजेपी के पास यानी कि कल्याण सिंह के पास चली जानी है। सितंबर 1997 आया, बहन जी ने कुर्सी छोड़ने से मना कर दिया और यहीं राजा भैया की एंट्री हुई। राजा भैया ने बीएसपी तोड़ी, राजा भैया पर आरोप लगा, निर्दलीयों को साथ लिया और कांग्रेस को भी तोड़ करके कल्याण सिंह की सरकार बना दी और राजा भैया मंत्री बन गए। बहन जी इसे भूल नहीं पाई, इस जख्म को उन्होंने याद रखा। साल आया 2002। 2002 में एक बार फिर से वही सिचुएशन रिपीट हुई, बीजेपी प्लस बीएसपी, लेकिन इस बार हालात बदले थे। बहन जी की पार्टी के पास 98 सीटें थीं, बीजेपी के पास सिर्फ 88 सीटें थीं, यानी कि अपर हैंड बहन जी का था। और इस बार यह भी बंटवारा नहीं था कि 6 महीने हम और 6 महीने आप, सरकार बीएसपी की ही रहनी थी, ये तय हुआ था। और उसके बाद जब सरकार चलना शुरू करती है तो बहन जी एक ऐसा कदम उठाती हैं कि बीजेपी दंग रह जाती है। बीजेपी के एक विधायक होते हैं पूरण सिंह मुंदेला। पूरण सिंह मुंदेला राजा भैया के खिलाफ शिकायत लेकर आते हैं। बहन जी को कुछ नहीं भूला होता है। उनकी आंखों के सामने 1997 तैर रहा होता है, जब उनकी सरकार गिरा दी गई थी और उनकी पार्टी को तोड़ा गया था। राजा भैया की मुख्य भूमिका थी। बहन जी उस शिकायत को लेती हैं पूरण सिंह मुंदेला से और उस शिकायत के बाद वो उस पर एक्शन का ऑर्डर देती हैं। राजा भैया पर पोटा लगाया जाता है, राजा भैया को गिरफ्तार कर लिया जाता है। इतना ही नहीं, राजा भैया के ठिकानों पर दबिश डाली जाती है, तमाम सारे हथियारों से लेकर के, और जो 600 एकड़ का तालाब उनकी कोठी के पीछे होता है, वहां भी बाकायदा खुदाई कर दी जाती है। और उसके बाद बहन जी उसे बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पर एक विहार घोषित कर देती हैं, यानी कि राजा भैया का जो पूरा साम्राज्य था उसको बहन जी नेस्तनाबूद करने की प्रक्रिया आरंभ कर देती हैं। मगर ये इतना आसान नहीं था। बीजेपी दबाव डालती है, बीजेपी उनको लगातार मना करती है कि ये मत कीजिए। इसके बाद भी वो नहीं मानती हैं। सरकार में बीजेपी होती है, मगर राजा भैया पर एक्शन उनका लगातार जारी रहता है। ये बहन जी के काम करने का तरीका रहा है और ये बात आगे भी जाती है। साल आता है 2007। 2007 में बहन जी अपने दम पर सरकार बनाती हैं। पंचायत चुनाव आता है साल 2010 का और एक बार फिर से बहन जी राजा भैया को गिरफ्तार करा देती हैं। बहन जी की जो काम करने की शैली है, ये आज चर्चा में है, क्योंकि आज जिस कोडीन कफ सिरप माफिया की चर्चा हो रही है उसके बारे में ये बात सरेआम है कि योगी आदित्यनाथ की सरकार वहां कोई एक्शन नहीं ले रही है, ये आरोप लग रहा है। एक और कहानी सुनिए। ये कहानी है उमाकांत यादव की। रमाकांत यादव और उमाकांत यादव, आजमगढ़ के इन 2 भाइयों के बारे में कौन नहीं जानता है। ये साल था 2007। बहन जी अपने दम पर मुख्यमंत्री बनी थी, यानी कि बीएसपी की पूर्ण बहुमत की सरकार आई थी। उसी दौर में उमाकांत यादव पर आरोप लगता है एक मकान कब्जा करने का। बहन जी तक जानकारी पहुंचती है। उमाकांत यादव और उमाकांत यादव यानी कि उस इलाके के बहुत जाने माने बाहुबली, बहन जी उमाकांत यादव को बुलाती हैं, अपने लखनऊ के आवास में बुलाती हैं और वहीं से अरेस्ट करा देती हैं। रमाकांत यादव पार्टी छोड़ देते हैं, समाजवादी पार्टी में चले जाते हैं। लेकिन इससे जो मैसेज आता है वो मैसेज क्लियर होता है कि बहन जी बाहुबलियों को बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है। इन्हीं सब बातों की आज चर्चा हो रही है। एक और एग्जाम्पल लीजिए। ये एग्जाम्पल होता है धनंजय सिंह का। वो धनंजय सिंह जिनको लेकर के वर्तमान में भी कई सारे आरोप लग रहे हैं। और ये वक्त होता है बहन जी की 2007 में सरकार आई होती है
और ये साल होता है 2011 में धनंजय सिंह एक मुलाकात करते हैं। वो जाकर के अमर सिंह से मिलते हैं और इस पर बहन जी एक्शन लेती हैं, उनको पार्टी से निकाल देती हैं। आरोप लगता है कि कैश फॉर वोट में जिस अमर सिंह का नाम है, जो अमर सिंह बंद हैं, उनसे मिलने चले गए धनंजय सिंह। और इतना ही नहीं, बहन जी जो प्रेस नोट जारी होता है इंश्योर करती है, उसमें लिखा जाए कि जो धनंजय सिंह हैं ये अराजक और अपराधी प्रवृत्ति के लोगों को बीएसपी में लेकर के आ रहे हैं। तो ये जो पूरी कहानी है ये इस समय चर्चा का विषय बनी हुई है। कहानी इस बात की है कि आज आखिरकार जो आज की सरकार है, योगी आदित्यनाथ की सरकार है, जो दावा करती है कि लॉ एंड ऑर्डर पर हम बहुत शानदार हैं, उसका बुलडोजर कुछ खास जगहों पर क्यों नहीं चलता है? उसका बुलडोजर प्रतापगढ़ से पहले जाम क्यों हो जाता है? ये चर्चा है। उसका बुलडोजर जौनपुर से पहले उसका तेल खत्म क्यों हो जाता है? ये चर्चा है। उसका बुलडोजर कभी चंदौली का रुख क्यों नहीं करता? ये चर्चा है। उसका बुलडोजर बनारस के आसपास क्यों नहीं फटकता है? ये चर्चा है। और सवाल ये उठ रहा है कि स्वजाति माफिया, ये सवाल खड़ा हो रहा है, वहां पर योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर काम क्यों नहीं करता है? कोडिंग कफ सिरप का मामला इसलिए भी भयावह है कि बच्चों की मौत हुई है, छोटे छोटे मासूम बच्चे मरे हैं। 100 करोड़ की नकली कफ सिरप खरीदने का शुभम जायसवाल का मामला सामने आ चुका है। अमित सिंह टाटा का नाम सामने आ चुका है। आलोक सिंह एसटीएफ का बर्खास्त सिपाही, उसका नाम सामने आ चुका है। धनंजय सिंह का नाम इतनी बार सामने आया कि धनंजय सिंह को आगे बढ़कर के सफाई देनी पड़ी। धनंजय सिंह ने कहा कि इसमें सीबीआई जांच करा ली जाए। इस सब के बाद भी सवाल उठ रहा है कि एसटीएफ क्या कर रही है? एसटीएफ ने किससे पूछताछ की? कोई और मामला होता तो क्या एसटीएफ यूं खामोश बैठती? क्या योगी आदित्यनाथ यूं चुप रहते? उस समय तो बुलडोजर भी चल जाता। उस समय तो अभी तक पूछताछ और गिरफ्तारी बड़े से बड़े लोगों की हो गई होती। इस मामले में खामोश क्यों हैं? और ये पहला मामला नहीं है। आरोप ये लगता है इसी तरह से अभी हाल ही में राजा भैया ने एक हथियारों की प्रदर्शनी लगाई थी। सबके सामने हथियार लहराए गए थे। लहराने का मतलब ये है कि वो एक तरफ से सजाए गए थे। उन्हीं सजाए जाने को अलंकारिक भाषा में मैं कह रहा हूं कि लहराए गए थे। वो जो हथियार सजाए गए थे, उन हथियारों पर सवाल उठे, इतने हथियार कैसे आ गए? आन फान में एक जांच होती है और उस पर क्लीन चिट हो जाती है। ये जानने की कोशिश, इसको पब्लिक डोमेन में रखने की कवायद कि वो हथियार किसके थे, किसके नाम थे, कैसे आए, क्या उपयोग हो रहा है, ये कुछ नहीं हुई। आरोप ये भी लगा कि जब राजा भैया का अपना पारिवारिक झगड़ा हुआ तो उसमें इनकी पत्नी ने आरोप लगाया योगी आदित्यनाथ पर, एक नहीं बल्कि कई बार लिख करके कहा कि आपकी सरकार में मुझे प्रताड़ित किया जा रहा है, मेरी सुनवाई नहीं हो रही है, अधिकारी सब राजा भैया का साथ दे रहे हैं। तो ये कहानी, ये दास्तां लगातार आगे बढ़ रही है और इसीलिए इस दौर में ये चर्चा बहुत तेज हो गई है कि अगर बहन जी की आज सरकार होती तो एक्शन क्या होता। जो तमाम सारे बाहुबली जिन पर एक्शन ही नहीं होता है, उनका हाल क्या होता। और इसीलिए ये कहा जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ का जो लॉ एंड ऑर्डर है ये एक पक्षी है, एक तरफ ये देखता है और बाकी दूसरी ओर से आंखें बंद कर लेता है। और इसीलिए योगी आदित्यनाथ सवालों के घेरे में है और इसीलिए बहन जी इन दिनों जबरदस्त चर्चा में है। टॉप सीक्रेट को देखते रहिए, लाइक कीजिए, इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।